हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ इंग्लिश लिटरेचर के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इंग्लिश लिटरेचर पे आधारित हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, this is the very first question. What pre-Raphaelite group of poets is also known as? Pre-Raphaelite groups of poets को एक और नाम से जाना जाता है। ए राफेलाइट, बी राफेलाइट पोएम्स, सी प्री राफेलाइट ब्रदरहुड और डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ पोइट्स को बोला जाता है क्या? प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्री राफेलाइट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश। तो प्री राफेलाइट्स जो थे ये ग्रुप किस चीज़ का था? पेंटर्स, पोइट्स, क्रिटिक्स and D all of these. So correct answer is option D. प्री-राफेलाइट जो ग्रुप था प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड, इसमें पेंटर्स भी थे, पोइट्स भी थे और क्रिटिक्स भी थे। नेक्स्ट, इन विच ईयर प्री-राफेलाइट फाउंडेड। ये प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1845, बी 1846, सी 1847 और डी 1848। सो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड वाज फाउंडेड इन 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड प्री-राफेलाइट ग्रुप। प्री-राफेलाइट ग्रुप को किसने स्थापित किया था? ए स्विनबर्न, बी डीजी रोसेट्टी, सी ऑस्टिन डॉब्सन और डी विलियम मॉरिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दांते गैब्रियल रोसेट्टी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीजी रोसेट्टी बोलते हैं। डीजी रोसेट्टी वॉज द फाउंडर ऑफ प्री-राफेलाइट ग्रुप्स ऑफ। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन दिस प्री-राफेलाइट ग्रुप। प्री-राफेलाइट ग्रुप में डियर फ्रेंड्स कितने मेंबर थे? 6, 7, 8, 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देयर वर ओनली 7 मेंबर्स इन प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड। नेक्स्ट देखते हैं, द प्री-राफेलाइट डिफाइंड देमसेल्व्स एज। जो प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स थे ये अपने आप को क्या कहते थे? रिफॉर्म। ये लोग प्री-राफेलाइट को क्या बोलते थे? रिफॉर्म मूवमेंट बोलते थे, या सोशल क्रिटिक्स बोलते थे, या लिटरेरी क्रिटिक्स, या सोशल पेंटर। करेक्ट आंसर है रिफॉर्म मूवमेंट। एक प्रकार से ये रिफॉर्म मूवमेंट था। नेक्स्ट, what was the name of the periodical created by pre-Raphaelite to promote their ideas? तो वो कौन से पीरियोडिकल्स थे जो प्री-राफेलाइट मूवमेंट में आधारित, या उसमें जो सदस्य थे ये लोग कौन सा पीरियोडिकल्स निकालते थे, या वो कौन सा पीरियोडिकल था जिसमें प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड के विचार प्रकाशित होते थे? तो क्या वो स्पेक्टेटर था, या जर्म था, या कावलरी था, या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है, उस पत्रिका का नाम था द जर्म। द जर्म वॉज द periodical in which pre-Raphaelite brotherhood expressed their views
नेक्स्ट, विच पोइट्री वाज हाईली पिक्टोरियल। तो कौन सी पोइट्री हाईली पिक्टोरियल थी? क्या रोमांटिक पोएम, या विक्टोरियन, या प्री राफेलाइट, या मॉडर्न? तो करेक्ट आंसर है प्री राफेलाइट मूवमेंट के दौरान जो पोइट्री थी वो कहीं ज़्यादा पिक्टोरियल थी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच एज प्री राफेलाइट वर इंस्पायर्ड। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के जो मेंबर्स थे ये लोग किस एज से ज़्यादा प्रभावित थे? एंशियंट एज, या मिडिल एज, या मॉडर्न एज, या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे वर इंस्पायर्ड बाय मिडिल एज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआरबी? पीआरबी मतलब प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, who believed in art for art's sake? Option A, Victorian, B, aestheticism, C, classical, or D, romantic? So what might be correct answer? Dear friends, as far as aestheticism is concerned, aestheticism believed in art for or art's sake, so option B is correct. Next, प्री राफेलाइट पोइट्री इज अ ब्लेंड ऑफ। प्री राफेलाइट पोइट्री में समावेश होता था पोइट्री का भी, पेंटिंग का भी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैविंग क्वालिटीज ऑफ पेंटिंग, दिस पोइट्री बिकेम हाईली सीरियस, या रोमांटिक, और ह्यूमरस, और सेंसुअस? हैविंग क्वालिटीज ऑफ पेंटिंग, इट इज so much sensuous. In which year Rossetti and William Morris revitalized the movement? वो कौन सा ईयर था जब विलियम मोरिस और डीजी रोसेट्टी ने इस मूवमेंट को एक नई धार दिया? तो क्या वो 1854 था, या 52 था, या 1858 था? नहीं, तीनों रॉन्ग है ये। करेक्ट आंसर 1856 था। नेक्स्ट, who called Pre-Raphaelite the fleshly school of poetry? प्री-राफेलाइट जो ब्रदरहुड था इसको किसने द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री बोला था? तो क्या वो हार्डी ने कहा था, या ब्राउनिंग ने कहा था, या आर्नोल्ड ने कहा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट बुचानन। रॉबर्ट बुचानन ने, या इसको रॉबर्ट बकनन भी आप बोल सकते हैं। कुछ लोग बुचानन बोलते हैं, कुछ लोग बकनन बोलते हैं, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। विच पोम इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ प्री राफेलाइट पोइट्री? प्री राफेलाइट पोइट्री की जो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव पोएम थी वो कौन सी थी? द पेंटर्स, या द ब्लेस्ड डेमोजेल, द ब्लैक डे, द यूनियन? सो डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द ब्लेस्ड डेमोजेल was the most representative poem of pre-Raphaelite poetry. As far as the Blessed Damozel was concerned, it was composed by D.G. Rossetti. Next, who wrote the poem The Blessed Damozel? देखिए अभी अभी आंसर बताया और वो आ ही गया, तो करेक्ट आंसर है ब्लेस्ड डेमोजेल को किसने लिखा? वो लिखा था D.G. रोसेट्टी ने लिखा। ऑन विच पेंटर्स नेम, किस पेंटर के नाम पर प्री राफेलाइट पोइट्री फॉर्म्ड? ये जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड जो संगठन बना हुआ था, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, ये किसके नाम पर बना हुआ था? किस पेंटर के नाम पर? क्या स्विनबर्न, या रोसेट्टी, या राफेलो सेंसियो डा आर्बिनो, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राफेलो सेंसियो डा आर्बिनो। नेक्स्ट, विच कंट्री राफेल बिलोंग? राफेल सेंसियो डा आर्बिनो किस देश से बिलोंग करते थे? इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, ग्रीक?
So dear students, correct answer is option number A. Raphael belonged to Italy. Next, Raphael is best known for his राफेल किस पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थे, रिलीजियस या कल्चरल या मैडोनास या, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैडोनाज। नेक्स्ट, द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी इज करेक्टराइज्ड बाई, 19वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था, यानी ये 1890 से लेकर के 1900 के बीच का जो समय था, क्या वो सीरियसनेस का समय था या नथिंगनेस या ह्यूमर या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी इज करेक्टराइज्ड बाई नथिंगनेस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कुड बी कॉल्ड नॉटी? इनमें से नीचे दिए हुए कुछ राइटर्स के नाम हैं। नॉटी किसे बोला जाता है, शा को या डिकेंस को या हार्डी को? आज तक मैंने नहीं सुना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्कर वाइल्ड वाज कॉल्ड नॉटी। नेक्स्ट, विच क्रिटिक डिवाइडेड दिस रिवोल्ट इन 3 पॉइंट? वो कौन सा क्रिटिक था जिसने प्री राफेलाइट मूवमेंट को 3 भागों में एक प्रकार से बांटा, 3 पॉइंट्स में बांटा? तो क्या वो हार्डी थे? नहीं। शाह? नहीं। ऑस्कर वाइल्ड जी? नहीं। वो थे कॉन्टन रिकेट। दिस मूवमेंट रिपीट्स द ओल्ड रिवोल्यूशनरी फार्मूला। इस मूवमेंट ने, कौन सा मूवमेंट? प्री राफेलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट, ये जो था इसने एक प्रकार से दोहराया था ओल्ड रिवोल्यूशनरी फार्मूला ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित था एक प्रकार से, उसी को इसने भी दोहराया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू कॉन्टन रिकेट, दिस रिवोल्ट हैज हाउ मैनी ब्रांच? तो ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है। कॉन्टन रिकेट के अनुसार ये जो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड था, इसमें कितने प्रॉन्ग्स थे? तो वो 3 थे। कितने? 3। नेक्स्ट, हु इज रॉबर्ट ब्रिजेस? रॉबर्ट ब्रिजेस कौन थे? क्या वो उपन्यासकार थे या डायरिस्ट थे या पंपलेटर थे या पोइट थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रिजेस वाज अ पोइट। नेक्स्ट, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट ऑफ द 90s? 90s के समय का जो सबसे बड़ा उपन्यासकार था, तो वो कौन था? कार्लाइल या एडिसन या डिकेंस? करेक्ट आंसर है सी, थॉमस हार्डी। नेक्स्ट, हुज प्ले हैव द टोन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म? किसके प्लेज में सबसे ज़्यादा जो है सोशल क्रिटिसिज्म का भाव निकलता है? तो आइए देखते हैं। तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट, हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ 90s? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है, ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है। तो 19वीं शताब्दी के आसपास में जो सबसे बड़ा नाटककार था, वो कौन था? वो था G.B. Shaw. George Bernard Shaw was the greatest dramatist of the 90s. Who worship power than beauty? कौन कौन लोग थे जो पावर की पूजा करते थे सुंदरता के बजाय? रोमांटिक या विक्टोरियन या राइटर ऑफ 90s या ऑल ऑफ दीज? तो कौन लोग थे
वो थे विक्टोरियन, ऑप्शन नंबर बी। विच सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन, किस सेंचुरी को एज ऑफ इंट्रोगेशन बोला जाता है एंड एंजाइटी बोला जाता है, तो वो था 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट, विच रेवोल्यूशन शेक्स मैंस फेथ इन अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, वो कौन सा रेवोल्यूशन था, वो कौन सी क्रांति थी जिसने लोगों के विश्वास को एक प्रकार से झकझोर करके रख दिया था धर्म से। तो क्या वो रेनेसा था, या इमेजिज्म था, या साइंटिफिक एज था, या ऑल ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर है वो कौन सा एज था या वो कौन सी क्रांति थी, किस चीज की क्रांति थी जिसने लोगों का धर्म पर से जो विश्वास है उसको झकझोर दिया था, तो वो था साइंटिफिक रेवोल्यूशन। वैज्ञानिक क्रांति जब हुई तो लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठा और वो लोग विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा करने लगे। नेक्स्ट, विच ईयर इज मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ सुपरमेसी ऑफ मिडिल क्लास, वो कौन सा वर्ष था जब मिडिल क्लास के सुपरमेसी का अंत था, तो वो था ऑप्शन नंबर ए 1900, 1900 में। एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि मिडिल क्लास की सुपरमेसी का अंत हो गया। इन हाउ मेनी फेज द मॉडर्न एज इज डिवाइडेड, मॉडर्न एज कितने भागों में, कितने फेजेस में बटा हुआ है? 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 फेजेस। कितने फेजेस? 3 फेजेस। मॉडर्न एज कितने फेजेस में बटा हुआ है? 3 फेजेस में बटा हुआ है। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट फेज इन मॉडर्न एज, मॉडर्न एज का जो फर्स्ट फेज था वो कौन सा था? 1900 to 1917, या 1901 to 1918, या 1902 to 1919, और या 1903 to 1920? करेक्ट आंसर है 1901 to 1918, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which phase of modern age is known for unrest and anxiety? मॉडर्न एज 3 भागों में बटा हुआ था, तो इसमें कौन सा फेज है जो अनरेस्ट और एंजाइटी के लिए जाना जाता है? कौन सा फेज है? इस चीज को मत भूलिएगा। तो वो था फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज कोई पूछे तो वो था 1901 से लेकर के 1918। इन विच फेज ऑफ मॉडर्न एज द राइटर गिव अप आइडियलिज्म, वो कौन सा फेज था जिसमें जो लेखक थे उन्होंने त्याग दिया था क्या? आदर्शवाद। तो वो था फर्स्ट फेज, या सेकंड फेज, या थर्ड फेज, या फोर्थ फेज? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो था सेकंड फेज। सेकंड फेज में जो राइटर्स थे उन लोगों ने आइडियलिज्म को त्याग दिया। और नेक्स्ट, विच पीरियड वाज नोन एज द सेकेंड फेज, सेकेंड फेज कब से कब तक था? 1919 to 1945, या 1920 to 1946, या 1921 to 1947, या 1920 to 1948? So dear student, correct answer is option number A, 1919 to 1945 is called the second phase of modern literature, in which in literary criticism ... is a narrative mode or method that attempts to depict the multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind. So to depict the multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind of narrator, तो एक प्रकार से विचारों की श्रृंखला, वो कौन सा साहित्यिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो कौन सी चीज है जहाँ पर विचारों की श्रृंखला ड्यूरिंग वाइल राइटिंग द नॉवेल
जो राइटर के मन में तरह तरह के विचार जो है एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डेटाइज्म या डेकाडिज्म या इमेजिज्म या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप सभी लोग परिचित हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को किसने कॉइन किया? हेनरी जेम्स, विलियम जेम्स, अलेक्जेंडर बेन और अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप को तो सभी लोग जानते हैं कि ये 18वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े, इनफैक्ट इनको हम ये मान सकते हैं, हाँ 18वीं शताब्दी के ये बहुत बड़े सेटायरिस्ट थे। और इनकी सेटायर जो अरेब ऑफ द लॉक अपने आप में एक मोक इपिक थी, जो अपने आप में बहुत ही फेमस। और जहाँ तक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का सवाल है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को कॉइन किया था विलियम जेम्स ने। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड टू हैव यूज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन 1890? वो किस व्यक्ति को श्रेय जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म का उपयोग करने के लिए? कब? 1890 में। और वो कौन सी किताब थी? तो वो किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसकी थी? और तो क्या वो हेनरी जेम्स थे या विलियम जेम्स थे या अलेक्जेंडर बेन थे तो या अलेक्जेंडर पोप थे? तो ये आप सभी लोगों को मालूम है कि सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को कॉइन किसने किया? कॉइन किया था विलियम जेम्स ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। पूछा जा सकता है कि हु रोट द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी? तो उत्तर होगा विलियम जेम्स। और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो उसका भी उत्तर होगा विलियम जेम्स। फिर पूछा जाएगा कि when was the principle of psychology written by William James? तो उस समय उसका भी उत्तर होगा 1890। नेक्स्ट, who first applied the term stream of consciousness in a literary context when discussing Dorothy Richardson 1873 to 1957? जहाँ तक डोरोथी रिचर्डसन का सवाल है, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो दिया हुआ है 1873 से 1957 तक। 1873 से 1957 तक का जो जीवन था वो डोरोथी रिचर्डसन का था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डोरोथी रिचर्डसन से डिस्कशन के दौरान किस व्यक्ति ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया था? तो वो थे क्या हेनरी जेम्स या विलियम जेम्स या अलेक्जेंडर बेन या मे सिंक्लेयर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मे सिंक्लेयर। नेक्स्ट, हु वर द डोमिनेटेड पोइट ऑफ मॉडर्न पोइट्री? मॉडर्न पोइट्री में डोमिनेटेड पोइट कौन था? क्या W.B. येट्स थे या T.S. एलियट थे या दोनों ए और बी थे या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न पोइट्री में W.B. येट्स जो आयरलैंड के थे, T.S. एलियट जो अमेरिका के थे, बाद में इंग्लैंड में बस गए, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, विच पोइट ऑफ मॉडर्न एज इज कॉल्ड मोर ट्रेडिशनल? मॉडर्न एज में दो बड़े कवि थे, कौन? W.B. येट्स और T.S. एलियट। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि कौन मोर ट्रेडिशनल था, वो कहीं ज़्यादा पारंपरिक था? तो वो थे T.S. एलियट या W.B. येट्स या अर्डेन या स्टीफन स्पेंडर? डियर स्टूडेंट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, W.B. येट्स वॉज मोर ट्रेडिशनल। What was the full name of W.B. येट्स? W.B. येट्स का पूरा नाम क्या था? विलियम बटलर येट्स। तो पहले में है विलियम बार्डेन येट्स, तो ये रॉन्ग है। विलियम बैरिक येट्स, ये भी रॉन्ग है। डी में विलियम बैनिक येट्स, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विलियम बटलर येट्स। नेक्स्ट, हु रिवाइव्ड एंशिएंट आयरिश ट्रेडिशन? किसने पुनर्जीवित किया किसको? एंशिएंट आयरिश ट्रेडिशन को। T.S. एलियट? जी नहीं। W.B. येट्स? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
देखते हैं। हु रोड द पोएम द टावर, किसने टावर नामक पोएम लिखी थी? तो टावर किसकी है? W.B. ईट्स की है। और हु रोड द पोएम द वाइंडिंग स्टेयर, तो वाइंडिंग स्टेयर भी W.B. ईट्स की है। फ्रॉम विच कंट्री W.B. ईट्स बिलोंग टू, W.B. ईट्स किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। हु रोड द पोएम द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड कब आई? 1922 में आई थी। ठीक, तो ये वेस्टलैंड 1922 में आती है। ठीक, और किसकी है? T.S. इलियट की है। और डेडिकेट किसको है? तो वो है इजरा पाउंड को। अगर पूछा जाए ये हु एडिटेड द वेस्टलैंड, तो वो भी इजरा पाउंड है। अगर कोई पूछे इसमें किस तकनीक का यूज किया गया है, तो वो आपको फ्री वर्स बताना पड़ेगा। इन विच ईयर द पोएम द वेस्टलैंड पब्लिश्ड, देख लीजिए वो आपका उत्तर मिल गया 1922। हु रोड द पोएम द हॉलो मैन, हॉलो मैन, हॉलो मैन किसने लिखा? तो वो लिखा W.B. ईट्स या T.S. इलियट, T.S. इलियट ने लिखा 1925 में। Who said that he is a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? तो ये अपने आप में किसने कमेंट किया था अपने आप के बारे में? तो ये कमेंट भी T.S. इलियट का था। नेक्स्ट, who appreciated metaphysical poetry in modern age and wrote an essay metaphysical poets? तो मेटाफिजिकल पोइट भी लिखने वाले कोई और नहीं, वो आपके T.S. इलियट ही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर अच्छे लगें तो निश्चित तौर पे आप लाइक, कमेंट और अपने मित्रों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।